बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और नए चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स। ज़िंदगी के मालिक्यूल्स के मतलब हम पढ़ेंगे मालिक्यूलर बायोलॉजी या बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स हम पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री की सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की एक वो शाख है जो केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस को लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टडी करती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन से कंपोनेंट है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से केमिकल रिएक्शन और कौन से प्रोसेस हो रहे हैं। इनकी स्टडी को हम किसका नाम देते हैं? बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। आगे बायोकेमिस्ट्री के नॉलेज जो है वो एनाटमी और फिजियोलॉजी को समझने के लिए जो है हमारे पास ज़रूरी होता है। एनाटमी क्या होती है? स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी फंक्शंस। क्योंकि सारी ऑर्गेनाइजेशन जो बायोलॉजी के हैं, सेल, मालिक्यूल, ऑर्गेनेली, सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम वगैरह, सारी ऑर्गेनाइजेशंस में बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। उसमें बायोकेमिस्ट्री का कोई ना कोई रोल होता है। उसमें हर किस्म के हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स वगैरह पाए जाते हैं और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमारे पास पाए जाते हैं। आगे अगर हम देखें जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और डाइजेशन, मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशंस, इस सब में ये सब हमारे पास केमिकल प्रोसेसेस हैं और ये सब हमारे पास बायोलॉजिकल बायोकेमिस्ट्री की टर्म के अंदर ही आते हैं और बायोकेमिकल टर्म्स हैं। इन सब को हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स से मिलकर बने होते हैं, केमिकल कंपाउंड से। और ये केमिकल कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और इनऑर्गेनिक की बात करें तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, बेसिस एंड सॉल्ट वगैरह। इन सब की अब हम कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। कंपोजिशन अगर हम देखें तो वाटर जो है बैक्टीरियल सेल में भी 70% पाया जाता है और मेमेलियन सेल में भी 70% जो है हमारे पास ये वाटर पाया जाता है। प्रोटीन की बात करें तो बैक्टीरियल सेल में 15% और मेमेलियन सेल में 18% ज़्यादा वाटर परसेंटेज के लिहाज से पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें 3% हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बैक्टीरिया सेल में और 4% कार्बोहाइड्रेट हमारे पास मेमेलियन सेल में पाए जाते हैं। 1% ये भी ज़्यादा ही पाई जाती है मेमेलियन सेल में परसेंटेज के लिहाज से। लिपिड की बात करें तो 2% बैक्टीरियल में और 3% हमारे पास मेमेलियन में, ये भी 1% ज़्यादा पाई जाती है। डीएनए की बात करें तो परसेंटेज के लिहाज से हमारे पास जो है बैक्टीरिया डीएनए उसके ज़्यादा कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है और हमारे मेमेलियन सेल्स जो है हमारे पास में वो सिर्फ 0.2% हमारे पास होता है। अगर दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के अलावा दूसरे जो एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं और इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, ये 2% जो है पाए जाते हैं मेमेलियन सेल में भी और बैक्टीरियल सेल में भी। इनऑर्गेनिक की बात करें वाटर के अलावा दूसरे जो है मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, क्लोरीन, सल्फेट, ये 1% हमारे पास पाए जाते हैं। आगे हम बात करें तो हर ऑर्गेनिज्म अपनी सर्वाइवल के लिए कुछ चीज़ें जो है माहौल से लेता है और उनको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पर इस्तेमाल करता है और उनको ज़िंदगी की बुनियादी जो चीज़ें हैं वो बनाने के लिए इस्तेमाल करता है और कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं उनको बाहर निकालता है। मतलब कंटिन्यूसली बाहर से वो चीज़ें लेता रहता है, उनको प्रोसेस करता रहता है, उनसे ज़िंदगी के आगे जो स्ट्रक्चर हैं अपने वो बनाता रहता है। तो इससे केमिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म का मैटर बनता है और हर एक ऑर्गेनिज्म बाहर से कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है सब्सटेंसेस को इन्वायरमेंट के साथ और उसके से बिल्ड करता है न्यू सेलुलर मटेरियल्स और इससे हम बिल्ड लेता है, ये एनर्जी ऑब्टेन करता है एनर्जी। तो इस तरह लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके अंदर जो है वो डिपेंड करती है सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज़ के अंदर। अगर लाइफ है तो उसके अंदर कई किस्म की हमारे पास केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स, हमारे पास रिएक्टेंट्स बाहर से आ रहे हैं, अंदर से आ रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट बाहर जा रहे हैं, एक्सक्रीशन हो रही है। दिस केमिकल एक्टिविटी हैज़ मेंटेन विद हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंसानी जिस्म के अंदर ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन होती है और ऑर्गेनाइजेशन से ही मुख्तलिफ़ किस्म के ये केमिकल एक्टिविटीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं ये हो रही होती हैं।
तो सारा किस्म का ये केमिकल रिएक्शन, ऑल केमिकल रिएक्शन जो भी एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, उन सब केमिकल रिएक्शन को वजूदी के तौर पर हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। मेटाबॉलिज्म्स की अगर दो टाइप्स की बात करें तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म्स की बात करें, एनाबॉलिज्म की बात करें तो इसमें क्या होता है, सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टू फॉर्म कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जिसमें वो सिंपल सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करते हैं और उनकी कम्बिनेशन से कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हमारे पास बनते हैं। जैसे अमाइनो एसिड कंबाइन करके प्रोटीन बनाती हैं तो इसको एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शन की के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात, अगर कम्प्लेक्स मालिक्यूल हो हमारे पास जो बने हुए, उनको तोड़ के हम ब्रोकन डाउन कर दें सिंपल ऑर्गेनिज्म में, तो इसको हम कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस। तो ये इसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी हमारे पास ये रिलीज होगी। और हमारे पास एनाबॉलिज्म में क्या होती है, एनर्जी यूज होती है। तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन साथ साथ में हो रहे होते हैं। कम्प्लेक्स सब्सटेंस जो हैं वो ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मालिक्यूल में होते रहते हैं और स्मॉलर मालिक्यूल कंबाइन करके कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाते रहते हैं। इस तरह ये इनमें कैरी ऑन रहते हैं। हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स की बात करें तो ये अब अपने जो है कॉन्स्टिट्यूट पार्ट्स में डिवाइड होते रहते हैं और इनके कॉन्स्टिट्यूट पार्ट मिलके ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड बनाते रहते हैं और ये कंटिन्यूसली ये प्रोसेस होता रहता है। और ये हमारे पास कोऑर्डिनेटेड कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ की एक एग्जांपल है कि इनके जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं, जैसे ग्लूकोज आपस में मिलकर हमारे पास पॉलीसेकेराइड बनाते रहते हैं, अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते रहते हैं और लिपिड के फैटी एसिड सब मिलके आपस में लिपिड्स कम्प्लेक्स लिपिड बनाते रहते हैं और ये ब्रोकन डाउन हो जाते हैं दोबारा फ्री फैटी एसिड में, अमाइनो एसिड में और ग्लूकोज वगैरह में। और इसके आगे कार्बन की बात करें तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन पाया जाता है और ज़िंदगी की बुनियादी जो है एलिमेंट्स के तौर पर इसको बेसिक एलिमेंट ऑफ के तौर पर लिया जाता है। ऑक्सीजन के बाद कार्बन फिर भी हमारे पास मैक्सिमम पाया जाता है। कार्बन की बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। ये एक जो कार्बन होता है दूसरे 4 एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना देता है। और कौन सा ये बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के ज़रिए से बनता है। जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जब दो होते हैं तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन के दो एटम्स आपस में शेयरिंग करते हैं तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल हमारे पास बनता है। और कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ये इसके अंदर भी स्टोर होती है। कार्बन एटम जो है दूसरे 4 एटम्स के साथ ये कंबाइन करता है तो इसके नतीजे में ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देता है। और ये जो टेट्रा वैलेंसी से इसकी जो स्टेबिलिटी आती है वो एक इसको सूटेबल और फेवरेबल एलिमेंट बनाती है और जिससे ये आगे कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है, क्योंकि इसी से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड बनती हैं और लिपिड से मुख्तलिफ़ किस्म के कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्ट और इनके स्ट्रक्चर बनते हैं। कार्बन एटम्स जो है हमारे पास स्टेबल ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बना सकता है, अनब्रांच स्ट्रक्चर बना सकता है, चेन्स बना सकता है, रिंग्स बना सकता है और मुख्तलिफ़ किस्म के आपस में बॉन्ड बना के मुख्तलिफ़ किस्म की फॉर्म बना सकता है और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरह बनते हैं। इस तरह स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मुख्तलिफ़ किस्म के बॉन्ड की बात करें तो ये अनब्रांच रिंग्ड स्ट्रक्चर और ब्रांच स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह ये बना सकता है। अगर हम बात करें कार्बन जो है वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर के साथ मिलके बॉन्ड बना सकता है और दूसरे कई और एटम्स के साथ मिलके ये बॉन्ड बना सकता है। कार्बन हाइड्रोजन की बात करें तो ये हमारे पास लिपिड में पाए जाते हैं और ज़्यादातर केमिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए और सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो ये हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में होते हैं जो प्रो कार्बोहाइड्रेट के दरमियान बॉन्ड होता है। कार्बन जो है नाइट्रोजन की बात करें तो अमाइनो एसिड लिंकेज में हमारे पास ये बनाया जाता है जिससे हमारे पास आगे प्रोटीन बनती है।
और फिर आगे डाइवर्सिटी या फंक्शंस, मुख्तलिफ़ किस्म की फंक्शन परफॉर्म करती है हमारे पास प्रोटीन्स। ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स की बात करें, मैक्रो मालिक्यूल की बात करें, जो हमारे पास सेलुलोज, फैट और प्रोटीन्स वगैरह पाई जाती है। लार्ज ऑर्गेनिक मालिक्यूल की बात करें तो ये हमारे पास सोर्स, ये स्मॉलर मालिक्यूल से बनते हैं और हमारे पास क्या कहते हैं, उनके सोर्स के तौर पर स्टोरेज ऑफ स्मॉलर मालिक्यूल्स उनके सोर्स के तौर पर काम करते हैं, जैसे ग्लूकोज वगैरह हो गया, हमारे पास अमीनो एसिड वगैरह हो गए। और दूसरी जो जिनके मोनोमर्स जो है, जिनके मिलने से ये बनते हैं। अगर स्मॉल मालिक्यूल की बात करें तो ये क्या होते हैं, उनके कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के मोनोमर होते हैं और ये कंबाइन करके कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और दूसरा इनके से हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। ये एनर्जी को स्टोर करने के लिए कम्प्लेक्स मालिक्यूल होते हैं और ये हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए इस्तेमाल होते हैं। और मैक्रो मालिक्यूल को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ ये अनस्टेबल होते हैं, जल्दी जल्दी इनसे ब्रेक डाउन होती है और इनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जैसे एटीपी हमारे पास एनर्जी करंसी आती है और इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास। बाकी इंपॉर्टेंट वाटर हम फिर पढ़ेंगे इंशाल्लाह।